तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं रिच डैड पुअर डैड चैप्टर की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि रिच डैड के जो रॉबर्ट टी कियोसाकी थे, जो ऑथर थे, उन्होंने बताया अपने फर्स्ट चैप्टर में कि कैसे जो मनी है, जो रिच पीपल है मनी के लिए वर्क नहीं करते, जो उनकी मनी है, जो पैसा है, पैसा उनके लिए काम करता है। तो आज ही हम उसका दूसरा चैप्टर लेके आए हैं कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, मतलब जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, मतलब पैसे के बारे में जानकारी है, जो पैसे के रिलेटेड पढ़ाई है, वो क्यों ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट और माइक जो थे उसके साढ़े तीन साल, तो 35 साल के बाद जो माइक था उसने बहुत ही बड़ी पोजीशन अचीव कर ली थी। जैसे कि उसके जो फादर थे, रिच डैड थे, उनसे भी ज़्यादा बेहतर वो कमाई कर रहा था और एकदम बिजनेसमैन बन गया था। और वहीं दूसरी तरफ जो रॉबर्ट था वो रिटायर हो गया था, मतलब उसने अब काम करना छोड़ दिया था। 47 साल की उम्र तक उसने मेहनत की और अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। तो अब जो रिटायर होने के बाद उसकी और उसकी जो वाइफ की वेल्थ थी वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही थी, मतलब अपने आप पैसे से पैसा बनते जा रहा था। लगता है जैसा कि एक फल फूल का पेड़ हो जो अपने आप पेड़ फल देता रहता है, बस उसे सिंचाई की ज़रूरत थी और जो सिंचाई रॉबर्ट ने उसे पहले ही दे दी हो। इस प्रकार वो पैसे से पैसा बनाते जा रहा था। तो अब यहाँ रॉबर्ट अपनी एक स्टोरी शेयर करता है जिसमें 1923 में वो एक वहाँ बैठा था जहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स बैठे थे और रिचेस्ट बिजनेसमैन बैठे थे एक मीटिंग में। कोई लार्जेस्ट स्टील का ओनर था, कोई गैस कंपनी का ओनर था, कोई न्यू स्टॉक एक्सचेंज का ओनर था, कोई तो प्रेसिडेंट हर्डिंग कैबिनेट था। और उनके 25 साल बाद जो मोस्ट ऑफ थे उसमें से आधे से ज़्यादा कोई गरीब हो गया, कोई ब्रोक टूट गया अंदर से, कोई जेल में चला गया, किसी को देश निकाला दे दिया। तो ऐसी समस्याएं हुई उन सभी के साथ। और जो अमीर बिजनेसमैन था उनके जो टूटने का कारण था जो कि था 1929 का एक स्टॉक क्रेज, मतलब जो एक मार्केट में जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत ही बड़ी गिरावट का कारण से वो लोग गरीब हो गए और अमीर नहीं रह सके। लेकिन आजकल के ज़माने में हमें मनी से ज़्यादा ये अपनी एजुकेशन और एबिलिटी टू लर्न, मतलब कि सीखने की जो क्षमता है और एजुकेशन से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण हम मनी कमा सकते हैं और मनी से मनी बना सकते हैं। अब रॉबर्ट आगे कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि तुमने कितना पैसा कमाया, मैटर ये करता है कि कितना पैसा तुमने कमाया और कितना पैसा तुम्हारे पास अभी है और कितना पैसे तुम्हारे पास इतना है कि जो तुम अपनी जनरेशन को खिला सकते हो बैठे बैठे। फिर रॉबर्ट आगे कहते हैं कि जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी जल्दी अमीर बना जाए, तो उनका सिर्फ एक ही आंसर रहता है जो कि उसे बचपन में रिच डैड ने बताया था कि इफ़ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। मतलब अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें जो फाइनेंशियली लिटरेट है, मतलब वित्तीय पढ़ाई है, प्रशिक्षण है, वो तुम्हें लेना ही होगा, उसे समझना होगा। तो रॉबर्ट कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जो स्कूल्स हैं जो उनमें कुछ लेसन्स फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर भी देने चाहिए जो स्टूडेंट को, जिससे कि वो अपने एडल्ट्स में और फाइनेंशियल लिटरेट हो सके और पैसा कमा सके और बिजनेसमैन की एक नींव डल सके। फाइनेंशियल लिटरेसी को रॉबर्ट इस प्रकार समझाते हैं कि जैसे अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो तुम उसके भांति हो जैसा कि अगर कोई मकान बनाना हो तो उसके बिना पिलर्स, बिना उसकी नींव डाले तुम डायरेक्ट दीवार खड़ी कर दो, तो वो एक विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी का एग्जांपल है। अगर तुम फाइनेंशियली लिटरेट होते हो, मनी के बारे में, जो पैसे के बारे में जानकार होते हो, तो तुम्हें उसकी भांति हो जैसे कि कुछ मकान बनाना है तो उसमें नींव डले और जिससे वो मजबूत हो, जिससे कि वो सालों साल चल सके, और इसी को वो डिनोट करते हैं। बट ये भी बताते हैं कि जैसा कि रॉबर्ट और उसका जो चाइल्डहुड फ्रेंड था माइक, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था, मतलब उसकी नींव बहुत ही पक्की थी, क्योंकि जो कि उसके जो रिच डैड थे उसने बहुत ही दिमाग में एकदम परफेक्ट तरीके से सिखाया था उन दोनों को कि किस प्रकार एक बड़ा सा बेहतरीन बिजनेसमैन बना जाए। तो रॉबर्ट ये बताते हैं कि अकाउंटेंट जो कि एक बोरिंग सब्जेक्ट है, कंफ्यूजिंग है और एब्सोल्युटली क्रूशियल है अगर किसी को
सक्सेसफुल होना है मनी के मामले में तो उसे अकाउंटिंग बहुत ही आना चाहिए, बट अकाउंटिंग इतना जल्दी नहीं आता। तो इसीलिए जो रिच डैड थे उन्होंने इन दोनों लड़कों को, मतलब रॉबर्ट और माइक को, कुछ शब्दों और कुछ पिक्चर्स, मतलब कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझाया कि किस प्रकार वो अमीर बन सकते हैं और किस प्रकार रिच डैड, मतलब अमीरों और गरीबों में अंतर बताया, अमीर क्या करते हैं और गरीब क्या करते हैं। तो इसमें वो रूल नंबर 1 बताते हैं। जैसे रॉबर्ट कहते हैं, रूल नंबर 1 में रॉबर्ट यह कहते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें सबसे पहले यह जानना होगा, तुम्हें इसके अंतर मालूम होना चाहिए कि असेट्स और लायबिलिटी क्या होता है, मतलब कि संपत्ति और देनदारी में क्या अंतर होता है। लेकिन इसे समझने से पहले ही लोग इसे नकार देते हैं, वो इसे समझने की कोशिश नहीं करते। और रॉबर्ट ये कहते हैं कि जब हमें रिच डैड ने ये बताया कि ये 2 अंतर बताए लायबिलिटी और असेट्स में, तो हमने सोचा कि वो मजाक कर रहे हैं, कि ये जो जवान लोग हैं, मतलब नए जो यंग जनरेशन के लोग हैं, वो इसे समझने से कैसे नकार देते हैं। सभी को अमीर नहीं बनना, क्या सभी को गरीब ही रहना, क्या कोई अमीर नहीं बनना चाहता, सब ऐसा सोचते हैं। तो प्रॉब्लम वो यह कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जो मोस्ट ऑफली जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो या किसी बैंकर के द्वारा एडवाइसेबल होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर या किसी अन्य के बारे में, तो वो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वो जिन्होंने उन्हें सिखाया है वही जानते हैं बस। तो जो एकदम सच्ची डेफिनेशन है, मतलब परिभाषा है एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब संपत्ति और देनदारियों की जो परिभाषा है, उसे जो रॉबर्ट अपनी ड्राइंग के थ्रू समझाते हैं, जिससे कि जो लोग हैं उसे पढ़ सकें और समझ सकें कि अंतर क्या है असेट्स और लायबिलिटी में, जो कि उन्हें रिच डैड ने सिखाया था। और यह एक कैश फ्लो है, मतलब मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में फैलती रहती है, मतलब घूमती रहती है इधर उधर। द टॉप पार्ट ऑफ द डायग्राम इज इनकम स्टेटमेंट, ऑफन कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. It measures income and expenses, money in and money out. The lower part of diagram is a balance sheet. It's called that because it's supposed to balance assets and against liabilities. ये जो डायग्राम है वो हमें इनकम, एक्सपेंस, असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में दर्शाता है। असेट वो है जो कि तुम्हें पैसा कमा के दे, मतलब अगर तुम एक बार उसे इन्वेस्ट करते हो तो उससे तुम्हें पैसा मिले, जो तुम्हारी दे पुट मनी इन योर पॉकेट, मतलब तुम्हारे पॉकेट में मनी डाले, ना कि तुम्हारे पॉकेट से मनी ले। और वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, मतलब जो लायबिलिटी देनदारी है, मतलब ये है मोह माया, जैसे कि हमें ये लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये सब लायबिलिटी के अंदर आता है। वो तुम्हारी जेब से पैसा लेती है, ना कि तुम्हें देती है। अगर सपोज तुमने एक गाड़ी ली है, अगर गाड़ी के तुम बस अपने यूज़ के लिए कर रहे हो तो तुम्हें उससे कुछ कमाने नहीं मिलेगा। अगर वहीं तुम उसका अगर मतलब मैक्सी ट्रक गाड़ी लेते हो तो मतलब लोडेज जो कैरियर्स होते हैं, अगर उसे तुम यूज़ करते हो तो वो तुम्हें पैसा कमा के देगी, ना कि जो तुमने गाड़ी अपने यूज़ के लिए वो तुम्हें पैसा कमा के नहीं देगी। तो जो ये तुम्हारी लायबिलिटी है। और अगर तुम्हें अमीर बनना है तो असेट्स बाय करो, मतलब असेट्स खरीदो, ना कि लायबिलिटी। देनदारी में मत पड़ो, असेट्स खरीदो, संपत्ति खरीदो। और ये एकदम सिंपल है, ये एक सिंपल है, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत ही कठिनाइयों से जूझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने लायबिलिटीज़ बाय कर ली है। अगर तुम्हें मेंटेन करना है, कुछ चाहिए और अपनी वेल्थ को मेंटेन करना है, अपनी जो संपत्ति बनानी है, तो तुम्हें समझनी होगी, फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना होगा। तो रॉबर्ट अपने डायग्राम के थ्रू ये बताते हैं कि फॉलो इन जो एरोस को फॉलो करो ये डायग्राम में, जो तुम्हें मनी का फ्लो बताएंगे, जो कि कैश फ्लो है। और वो तुम्हें एक स्टोरी बताएंगे कि अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन को तुम्हें कैसे करना है। और ये है कैश फ्लो पैटर्न ऑफ पुअर, जो गरीब लोग हैं, गरीब पर्सन है, उनके कैश फ्लो है। उनके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं और एसेट्स कम होते हैं। यहीं आप नीचे देखेंगे कि नीचे डायग्राम में वो है अमीरों का कैश फ्लो। उनके एक्सपेंसिव कम होते हैं बट एसेट ज़्यादा होते हैं, उनसे वो पैसा कमाते हैं और फिर अपने एक्सपेंस करते हैं और पैसे को बचा के भी रखते हैं। एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट में, स्टॉक में, बॉन्ड, नोट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कि स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट, एक तरीके से इन्वेस्टिंग करना, वो तुम्हारा एसेट्स हो जाएगा, जो तुम्हें बहुत ही पैसे से पैसा बना के देगा। और इन सभी डायग्राम्स की वजह से आप देख सकेंगे, जान सकेंगे कि कैसे एक इंसान अपने मनी को मैनेज करता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है या फिर हैंडल करता है।
और जो इंसान कर्ज में है, उसके पास बहुत सारा कर्जा, वो क्या सोचता है कि बहुत सारा पैसा उनकी प्रॉब्लम्स दूर कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स कभी दूर नहीं कर सकते। जो पैसा है किसी की प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता, लेकिन थोड़े समय के लिए उसे राहत दिला सकता है। और अगर पैसे से अगर जो प्रॉब्लम को वो और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बना देता है और खड़ी कर देता है पैदा। इसी के कारण जो लोग हैं वो गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। अगर तुम्हारी कैश मतलब जो इनकम बढ़ती है तो तुम्हारी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, तो तुम्हें स्पेंडिंग अपनी जो मतलब एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, खर्चे हैं तुम्हारे कम करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो सेविंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब रॉबर्ट यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं, मतलब वित्तीय शिक्षण लेते हैं, तो उनके में क्या कमी रह जाती है जो कि वो अमीर नहीं बन पाते। कारण इसका ये है कि लोग अपना जो प्रोफेशन है उसमें तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जो फिर भी वो पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, जूझते हैं। उन्हें वो तो पता है कि पैसा कैसे बनाना है, लेकिन उन्हें वो नहीं पता है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, कि कितना पैसा खर्च करना है, कितना हमें बचाना है और कैसे क्या उसको इन्वेस्ट करना है। लोग बहुत ही बुद्धि वाले होते हैं, मतलब बहुत ही होशियार होते हैं, लेकिन जब बात रुपए पे आती है, फाइनेंस पे आती है, मतलब वित्तीय समस्या पे आती है, तो लोग अनपढ़ बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसे मैनेज करने का तरीका नहीं मालूम होता है। They learn how to work hard for money, but not how to make their money work hard for them. वो ये तो सीख लेते हैं कि मनी कैसे बनाना है, मनी हार्ड वर्क करके कैसे मनी कमाना है, लेकिन ये नहीं सीखते कि मनी से कैसे हार्ड वर्क कराना है हमारे लिए। तो इसी का एक एग्जांपल लेके रॉबर्ट हमें एक स्टोरी सुनाते हैं एक यंग कपल की, जो कि मैरिड हैं, शादी करते हैं, स्टार्ट देयर लाइफ, और वो अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं साथ में। और उनकी इनकम, दोनों की इनकम बढ़नी शुरू होती है, लेकिन उनके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं साथ ही में। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके एक्सपेंस बढ़ते हैं, मतलब खर्चे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे उनकी मनी बढ़ी, इनकम बढ़ी, तो उनके ऊपर लगा टैक्स, जो कि इनकम टैक्स लगता है। तो वो एक उनके सामने प्रॉब्लम बनी, समस्या बनी। और जब उन्होंने टैक्स पे किया तो उन्होंने घर खरीदा, और घर खरीदा तो उनके ऊपर एक और टैक्स लगा, जो कि है प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये एक और समस्या उनके सामने आ गई। और जैसे उन्होंने नया घर खरीदा तो उन्होंने नई गाड़ी खरीदी तो नया फर्नीचर खरीदा तो उन्होंने नए अप्लाइंसेस, जो कि पंखे, ट्यूबलाइट, ये वो बहुत सारे रोज़मर्रा की जीवन के सामान खरीदे। तो यही जो खरीदा, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो इनकम है, वो इसी सब चीज़ों में चली गई। तो अब पैसा कहाँ से है, वो इन्होंने इसी में खर्च कर दिया। तो ये उनकी देनदारी में हो गए, मतलब एसेट्स नहीं बना पाए, वो अपनी लायबिलिटी में खो गए। अब उन्होंने लोन लिया था, तो जो हाउस का लोन में जा रहा है पैसा, और उन्होंने बैंक से क्रेडिट कार्ड ली थी, तो क्रेडिट कार्ड के जो कर्जे होते हैं वो पे कर रहे हैं। तो अभी कहाँ से अमीर बनेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में रॉबर्ट ने बताया कि रैट रेस होती है, मतलब एक चूहों की दौड़ होती है। तो जो कपल थे अब उसमें वो फंस चुके हैं कि उन्हें डेब्ट भी पे करना है, इनकम भी कम है और इतने सारे खर्चे भी हैं। और कुछ सालों बाद उनका एक बच्चा होता है जो कि उन्हें और तकलीफ देता है, क्योंकि पहले से ही इतना खर्चा, अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई और ऊपर से इतना सारा खर्चा हो जाता है। और जैसे जैसे उनका हायर इनकम हुई वैसे वैसे उनके हायर टैक्सेस हटे गए, और उन्होंने अपना कर्ज पूरा करने के लिए एक लोन उठाई। तो अब वो लोन में भर रहे हैं, लेकिन अभी उनका कम तो हो गया, पर उनकी हैबिट चेंज हुई, इसीलिए वो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अभी तक भर रहे हैं। उनका होम लोन है वो भी अभी चल रहा है। और इन्हीं कपल की तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस रेट रेसी की लायबिलिटी की रेस में फंस जाते हैं और फिर इससे बाहर नहीं निकल पाते। वो ये तो जान लेते हैं कि कैसे कमाया जाए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सामने ये आती है कि वो ये नहीं जानते कि जो पैसा है उसको मैनेज कैसे किया, हैंडल कैसे करें, जिससे कि वो अमीर बन सके। और ये उनका ये कारण हुआ क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी तो ली, पर उन्होंने ये नहीं जाना कि किस तरीके से उसको हैंडल करें। उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में अंतर नहीं जान पाया। वो अपनी लायबिलिटीज़ को ही एसेट्स मान रहे थे, मतलब जो उनकी देनदारी है उसको ही वो अपनी संपत्ति मान रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो कि भीड़ में चलते रहते हैं, भीड़ में नहीं चलना चाहिए। अगर हमें कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, तो हमें हमेशा अलग रास्ते चुनना चाहिए, भीड़ के साथ नहीं चलना चाहिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं जो हमारा घर है वही हमारा एसेट्स है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि जो उनका घर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो एक एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। क्योंकि घर
मानते हैं कि वो उनके लिए ड्रीम होता है, कुछ लोगों के लिए ड्रीम होता है अपना खुद का घर लेना, लेकिन वो एक एसेट नहीं है। और रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ बैठ कर मतलब जो रिच डैड के साथ हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करके हमने इतना कुछ सीख लिया था कि हम इतना जानकार हो गए थे अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कि हम कभी कभार तो स्कूल में क्वेश्चन कर दिया करते थे कि मैम ये बताइए, हमें आप पढ़ाते तो हो लेकिन हमें आप मनी पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते। पर उस समय मैडम के पास, जो टीचर थी उनके पास कोई जवाब ना होता। और रॉबर्ट कभी कभार तो अपने जो पुअर डैड थे, मतलब जो टीचर थे, उनके प्रोफेसर थे, जो खुद के डैड थे, वो उनसे भी मतलब डिसएग्री हो जाते थे, मना कर देते कि मनी मैटर्स पे कि आपको कुछ नहीं पता, आप मतलब अपने एजुकेशन के बारे में जानते हो लेकिन आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ नहीं पता पापा। उसके जो पुअर डैड थे वो भी यह कहते थे कि ये जो हमारा घर है वो हमारी ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि ये जो घर है वो हमारी लायबिलिटी है। और बहुत सारे लोग अभी भी यह मानते हैं, यह विश्वास करते हैं कि जो उनका घर है वो एक बहुत ही बड़ी संपत्ति है, लेकिन जो रॉबर्ट थे और जो रिच डैड थे वो यह कहते हैं कि ये जो घर है वो तुम्हारी देनदारी है, लायबिलिटी है वो, क्योंकि वो तुम्हारे पॉकेट से मनी लेती है, ना कि तुम्हारे पॉकेट में मनी डालती है, और जिससे कि तुम्हें प्रॉपर्टी टैक्स और वो टैक्स भी भरना, ढेर सारे टैक्स भी भरने पड़ते हैं। अगर जो तुम्हारा घर है उसकी वैल्यू घट जाए तो तुम्हारा वो एसेट नहीं रहता, लायबिलिटी होता है, और तुम्हें उससे बहुत सारा लॉस होता है। और इसी से कहते हैं कि तुम्हें एजुकेशन मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ही ज़रूरत है। तो रॉबर्ट यह कहते हैं कि घर खरीदना है तुम्हें घर खरीदो, लेकिन पहले एसेट खरीदो जिससे कि तुम्हारे पास मनी आए, पैसा आए, और उसी पैसे से तुम अपना घर खरीदो, तो तुम्हारे पास एसेट्स भी रहेगा और घर भी रहेगा। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे एसेट्स रहेंगे तो तुम्हारे पास बहुत सारी इनकम आएगी, जो कि तुम्हारे जो खर्चे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे हैं तो उनको भी कवर कर सकेगी। जो तुम्हारा एक्स्ट्रा मनी होगी उसे तुम अपने री इन्वेस्ट कर सकते हो अपने एसेट्स में फिर से दोबारा, जिससे कि तुम्हारी एसेट्स बढ़ेंगे और तुम्हारी इनकम भी बहुत बढ़ेगी। द रिजल्ट इज दैट द रिच हु अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड देयर लायबिलिटी गेट रिचर। और इसी का कारण है कि जो लोग एसेट और लायबिलिटी, संपत्ति और देनदारी में अंतर समझ लेते हैं वो हमेशा अमीर बने रहते हैं। The middle class get stuck in the rat race because they treat their home as an asset instead of investing the income producing assets. रॉबर्ट ये कहते हैं कि जो मिडिल क्लास है वो एक रैट रेस में फंस गए हैं और वो यह सोचते हैं, वो अपने घर को एसेट मानते हैं, जबकि एसेट नहीं है। वो जो अपनी मनी इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स को होम में डाल देते हैं, और वो इस प्रकार और फंसे रहते हैं मिडिल क्लास के उनकी जो बेसिक सोर्स है सैलरी का वो है प्राइमरी सोर्स, उनकी इनकम ही है, सिर्फ इनकम से ही वो अपने पैसे कमाते हैं और किसी से नहीं कमाते, इसलिए वो रह जाते हैं। और इसी के कारण जब जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है उनके टैक्स भी साथ ही साथ बढ़ते जाते हैं पैरेलली। और बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि वो सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो अपने जो पोर्टफोलियो वगैरह है और उसी के लिए वो एक प्राइवेट मैनेजर हायर करते हैं, उसे वो अपना अकाउंट देते हैं और उसे पैसे भी देते हैं उसे मैनेज करने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है उसके ऊपर काम करने का और उसे समझने का, और उन्हें इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं है कि वो उसे मैनेज कर सके। जो उनके शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स का जो है पोर्टफोलियो, वो उसे मैनेज कर सके। वो ये सोचते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है वो इस प्ले इट सेफ, मतलब वो एक वहाँ पर उनकी मनी सेफ है। रॉबर्ट यहाँ यह कहते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एफर्ट्स, जो अपने इनकम खरीदने मतलब एसेट्स खरीदने की जो इनकम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने एफर्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करो। जब तुम ये जान लोगे कि एसेट है क्या चीज़, तो तुम अपनी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को, मतलब खर्चों को, देनदारी को अब खुद ब खुद कम कर दोगे। तुम अपने इन एसेट्स में, संपत्ति में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। तो रॉबर्ट आगे यह कहते हैं तुम कैसे जान पाओगे कि तुम वेल्दी हो, अमीर हो। तो रॉबर्ट यूज़ करते हैं एक डेफिनेशन जो कि आर बकमिंस्टर फुलर ने लिखी है कि वेल्थ इज़ अ पर्सन्स एबिलिटी टू सर्वाइव सो मेनी नंबर्स ऑफ डेज फॉरवर्ड। फुलर ये कहते हैं कि वेल्थ ये है कि जो पर्सन है वो कितने दिन सर्वाइव कर सकता है आगे के दिन, अगर वो अपना जॉब है वो अभी बंद कर देता है तो। और इफ़ आई स्टॉप्ड वर्किंग टुडे हाउ लॉन्ग कुड आई सर्वाइव। और वहीं दूसरा ये है कि जो वेल्थ है वो कैश फ्लो के एसेट से मालूम की जाती है। कंपनी का एक्सपेंस,
अपना एक्सपेंस को कम करके असेट्स बढ़ा से वो अपनी वेल्थ जान सकते हैं। जब तुम्हारी असेट्स अगर ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे तो तुम्हारे वो एक्सपेंस जो खर्चे हैं वो कर सकेंगे और वहीं तुम वेल्दी हो जाओगे। और अगर तुम रिच नहीं हो तो तुम वेल्दी हो जाओगे और धीरे धीरे करके तुम एक अमीर बन जाओगे। तो यही है हमारा लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल